क्या अरिजीत पर आतिफ का इन्फ्लुएंस है? आई थिंक अरिजीत वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस. हम जिसको भी सुनते हैं एज एन अब्जॉर्बिंग आर्टिस्ट, हम हर किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं. मैंने आतिफ असलम को सुना, मैंने अरिजीत सिंह के बहुत सारे गाने सुने. अरिजीत बिकेम लार्जर देन लाइफ. अरिजीत इज राइट नाउ नंबर 1 सिंगर इन इंडिया. क्या अरिजीत पर आतिफ का इन्फ्लुएंस है? क्योंकि वो शुरुआती गाने जो आए थे, तेरे बिन, मैंने वहां से एक अलग सिंगिंग देखी थी और अरिजीत ने उस तरह की सिंगिंग को आगे बढ़ाया. कई सारे गाने ऐसे भी हैं जो अरिजीत आतिफ ने गाए, जैसे मैं रंग शरबतों का. बहुत सारे गाने ऐसे हैं, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो दोनों ने गाए हैं. और मैं हमेशा कंपेयर करता रहता हूँ, यार ये वाला ज़रा मज़ा है, ये वाला मज़ा है. बट वो हम फैन एज अ फैन कर सकते हैं. बट क्योंकि आपने काम किया है, वो आपके साथ ट्रेन हुए हैं और आतिफ उनके सीनियर रहे हैं, जी बिल्कुल. तो हो सकता है थोड़ा इन्फ्लुएंस हो. देखिए शुभंकर जी, संगीत में तो इन्फ्लुएंस का ये सिलसिला चलते ही रहता है. हम जिसको भी सुनते हैं एज एन अब्जॉर्बिंग आर्टिस्ट, हम हर किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं. तो अगर आई थिंक अरिजीत वुड बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन अगर उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस है तो मैं उसमें कोई बिल्कुल भी जैसे भी surprise जितने नहीं. नए बच्चे आ रहे हैं, इंडियन आइडल सुनता हूँ मैं, तो उसमें विशाल सर डांटते रहते हैं कि भाई तुम अरिजीत की कॉपी मत करो, हाई कॉपी नहीं बनना है. क्योंकि इन्फ्लुएंस आता है. Correct. 90s में जो हम रियलिटी शोज देखते थे, उदित नारायण, कुमार सानू, उस तरह के सिंगर्स आते थे. अभी अरिजीत की तरह के सिंगर आते हैं. सारे सिंगर लगता है कि अरिजीत सिंह. पर वो एक बहुत बहुत मैं कहूँगा कि बहुत पतली धारा है इन्फ्लुएंस होने में और एप करने में. तो कई बार जो होता है, हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं किसी भी आर्टिस्ट से कि हम जो है, क्या कहते हैं ना, कि मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट को फर्स्ट कॉपी नहीं बनना है. तो मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग कि आप कहाँ तक इन्फ्लुएंस हो रहे, आप किसी से प्रेरित होते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसमें आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, अगर आपने उसको खो दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे. बट ये प्रेशर आप लोग पे नहीं होता? जैसे आप तो चलो आप तो अरिजीत के साथ कर रहे हो. आई एम श्योर जो अभी यंग म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, जी. उन पर तो प्रेशर होता होगा ना कि अरिजीत सिंह जैसा एक गाना बनाओ. जैसे मैं जतिन ललित सर का इंटरव्यू देख रहा था एक, तो उसमें ही मेंशन कि बाबुल सुप्रियो वाज फोर्स्ड शुरू में कि तुम कुमार सानू जैसे गाने गाओ. जी. जो म्यूजिक डायरेक्टर मिले कि यार कुमार नहीं मिला, तुम ऐसे गाने गा दो. तो जब उन्होंने उनको शायद हम तुम दिया था, सांसों, बहुत खूबसूरत गाना वो है, और आई जस्ट लव दैट सॉन्ग. ही सेड दैट टाइम वी रियलाइज कि ये रियल बाबुल सुप्रियो है. तो ये तो प्रेशर म्यूजिक डायरेक्टर भी करते होंगे. देखिए, यही प्रेशर से तो फाइट करना है. और ये मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने इस ऐसे दौर में काम करना शुरू किया जब, और मुझे ऐसे लोग भी मिले जो मुझ पर इस किस्म का कोई प्रेशर नहीं डाल रहे थे. वो चाह रहे थे कि मैं अपना कुछ करूँ. जैसे एक नाम मैं लेना चाहूँगा, मनीष झा. उन्होंने फिल्म बनाई थी मातृभूमि, और उसके बाद उन्होंने बनाई थी अनवर. तो मेरा जो गाना है, मौला मेरे मौला आंखें तेरी, और एक और गाना है उसमें जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो उससे नैना लागे पिया सावर है. शिल्पा राव, जहाँ से आपने लॉन्च किया था जी. इंडिया को, एक बहुत खूबसूरत एसेट दिया था. वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर. तो आप देखिए शुभंकर जी, आज आपने जिक्र किया कि लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर कंजम्पशन प्लेटफॉर्म पे 3 मिनट का वो आ जाते हैं लोग आंकड़े लेकर कि 3 मिनट एवरेज इतना चलता है, 4 मिनट. मौला मेरे मौला का इंट्रो जो है 1.5 मिनट का है, जहाँ पे सिर्फ बांसुरी बज रही है. राकेश चौरसिया जी ने, मैंने उनको बुलाकर बजवाई थी उस पर, और मुझे वो करने के लिए अनुमति दी गई थी. उसको सेलिब्रेट किया गया है. 1 मिनट तक वो बचता है, उसके बाद में फिर मंजीरा शुरू होता है, फिर मौला मेरे का जो स्टांस, और उसके बाद में रूप जी आते हैं. और रूप जी आते हैं तो पहले तो आंखें तेरी 2 बार खाली आकार में गाते हैं, आंखें तेरी गाकर वो आलाप उठाते हैं. तो ये जो है, ये मैं हूँ, ये मेरी इंडिविजुअलिटी है. और मुझे लगता है यही इसी कारण से है मेरा संगीत कनेक्ट करता है, क्योंकि अगर किसी और टेम्पलेट को मुझे खाली अगर सिंथेसाइज करके देना है तो फिर वो कब तक चलेगा. तो मैं आज भी यही लोगों से कहना चाहूँगा कि अब जिस भी आर्टिस्ट के साथ काम करें, आप उस संगीतकार की एक विचारधारा होगी, अगर आप उससे सहमत नहीं है, आप उनके साथ काम मत कीजिए. लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर उस संगीतकार को उसकी विचारधारा के लिए इस्तेमाल कीजिए, और उसके मुताबिक फिर सबसे पहले कंपोजर, राइटर, और फिर हर पर्सन को जो है, जो भी इस गाने से जुड़ रहा है, उस विचारधारा के मुताबिक अपने आप को ढालना है. मैं उस विचारधारा में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि जैसा आपने कहा ना कि इस किस्म के आर्टिस्ट का एक गाना बना दो. गाना वो बन ही नहीं सकता. गाना तो, अगर मैं आपको बोलूँ ये चीज़, आप कि एक कोई भी रैंडम नाम लेकर, मेरा अपना नाम लेकर, कि मिथुन टाइप की फीलिंग लेकर आओ अपने अंदर, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे, वो अलग व्यक्ति है, मेरे जज्बात अपने हैं. या मिथुन टाइप से आप एक्सप्रेस करो तो आप बोलोगे ये तो कोई, आई एम एन इंडिविजुअल, राइट. मैं हाई कॉपी रहता है. हाँ, मैं शुभांकर हूँ. मैं वो फीलिंग अपने अंदर क्यों लेकर आओ.
आपकी जो जज्बात है वो आपके है, आपका नज़रिया, आपका सफ़र आपका है। तो मुझे लगता है जो हमारा गाना है, एक आर्टिस्ट का जो गीत है, उसकी जो धुन है, वो उसके सफ़र की परछाई है। तो उसमें मैं किसी और आर्टिस्ट का चेहरा या किसी और आर्टिस्ट का टेम्पलेट लेकर आऊँगा तो वो वहीं पे भ्रष्ट हो जाएगा। इनफैक्ट एज एन आर्टिस्ट जो हमारे सिंगर्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम अलग अलग एक्सप्रेशंस को देखते। जब मैं देखता हूँ कि अरिजीत ने मेरे साथ काम किया है, वो एक स्टाइल है। जब वो प्रीतम के साथ काम करते हैं वो एक अलग स्टाइल है। वो जब विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करते हैं वो एक अलग नज़रिया है। तो यही तो खूबसूरती है कि ये अलग अलग जो है ये वार्तालाप चल रहा है। बट अरिजीत को ऐसे मौके मिले कि आप सब, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ अरिजीत की सबसे बड़ी खूबसूरती रही कि हर बेस्ट कंपोजर ने उसे अपना बेस्ट काम दिया। जी रामलीला में बिल्कुल अलग काम दिया, बर्फी में बिल्कुल अलग काम दिया, आशिकी में आपने अलग दिया, हाफ गर्लफ्रेंड में आपने दिया, सब जगह अलग अलग गया। पद्मावत में अलग गाने मिले, उससे नशे से चढ़ गए किसी अलग दिया, तो उससे अरिजीत खिलकर आ गए। जी। अगेन एक्चुअली वन मोर क्वेश्चन, टैलेंट और किस्मत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखती है? मैं कहूँगा हार्ड वर्क। बट हार्ड वर्क तो कई लोग कहते हैं सब कर रहे हैं, जी। सब करना चाहते हैं, बट सब अरिजीत तो नहीं बन पा रहे ना, सब मिथुन तो नहीं बन पा रहे ना। और देखिए आपका ये भी तो है शुभंकर जी कि आपका लक्ष्य क्या है, आप संगीत किस कारण से करना चाह रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी शायद रीच फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड उतनी नहीं हो, या जो मेन स्ट्रीम काम नहीं करते हो, लेकिन वो अपनी दुनिया में बड़े संतुष्ट है और जो उनका सपना है संगीत करने का वो उस सपने को जी रहे हैं। अभी वो कितना कॉमर्स में तब्दील होता है ये एक व्यक्तिगत बात है कि फॉर अ आप। लॉन्गर रन शिल्पा राव ऐसी थी। जी अब उन्होंने 3-4 सालों से काफी कमर्शियल गाने गाए हैं, जी। वरना उस साल में 2 गाने गाती थी और वो 2 गाने में ढूंढता था कि कब रिलीज हो रहा है। अगर कोई उनको ढूंढने जा रहा है, अभी इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि कोई आपको ढूंढने जा रहा है। हाँ, कि आपके गाने कब आ रहे हैं, हम इंतजार करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके मुझे सारे गाने, नैन परिंदे से लेकर मन मर्जियां, वो साल में 1-2 गाने मिलते थे मुझे। शिल्पा राव कहाँ को मिली आपको? कॉलेज से आपने पकड़ा था उन्हें? जी वो कॉलेज में थी उस टाइम पे, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, मुझे याद है उनका मुझे फ़ोन आया था जहर के बाद, और उन्होंने मुझसे डायरेक्टली मुझे कॉल किया था कि मैं गाती हूँ और मैं देखना चाह रही थी अगर आपसे मिलकर, आप एक युवा कंपोज़र है, आपके साथ मिलकर अगर कुछ संगीत का मौका बन सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल आप। लेसन फॉर द डे, काम मांगने में संकोच मत कीजिए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। काम मांग रहे हैं, हक की बात है। 100%। बहुत सारे लोग संकोच करते हैं कि हम आपको कैसे अप्रोच करें। शुभांकर जी जितने भी मैं कहूँगा मेरे सबसे इम्पैक्टफुल गाने जो रहे हैं वो सबसे पहले न्यूकमर्स के साथ रहे हैं। फर्स्ट टाइमर्स के साथ जो मैंने काम किया वो सबसे ज़्यादा प्रभाव उन गानों का पड़ा है मुझे। मोहम्मद इरफान जो है उन्होंने रैंडमली अपनी सीडी मेरे स्टूडियो पे ड्रॉप की थी और मैंने सुना उसको, उनको कॉल किया। बाय अरिजीत जब आए थे लंदन से वापस, हालांकि मैं पहले से उनको जानता था, लेकिन उन्होंने कुछ नए टेक्निक्स डेवलप किए थे वो जब म्यूज़िक प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के लिए गए थे। मुझे याद है उन्होंने आके मुझे रोबंदू संगीत का एक बहुत खूबसूरत गाना सुनाया था, पियानो बाकायदा बजा कर, और मैं सुन के बहुत प्रभावित हुआ था उससे। और मुझे उसी वक्त ख्याल आया था कि शायद मैं इसको जैसे दिल संभल जा ज़रा जो गाना है, इस किस्म के गाने के मैं इस किस्म की आवाज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। और वो बाई चांस था। मेरे एक सिंगर है जिन्होंने शमशेरा में मेरे लिए गया, उनका नाम अभिषेक नायलवाल है। उन्होंने मुझे मेल की थी अपनी आवाज़ और मुझे वो अच्छी लगी, मैंने उनको बुला लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो वार्तालाप है, ये जो कनेक्ट है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा असर है कि आप किसी के संगीत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसका फल बहुत अच्छा निकल सकता है। तो शिल्पा ने आपको कॉलेज के टाइम पहले ही अप्रोच किया? नहीं, ये जहर के बाद है। जहर 2005 के आसपास? जी, उस टाइम के आसपास है। और मैं उनसे मिला, और जब मैं पहली मुलाकात में उनसे मिला, उन्होंने मुझे कुछ गज़ल सुनाया जो उनका फोटे है। मैंने वहीं पर सुन के देखा कि आपकी आवाज़ इतनी अनोखी है, आपकी आवाज़ की जो खनक है इतनी अनोखी है, आपका तलफ़ुज़ का बहुत उच्चारण अलग है। बोला डेफिनेटली इनको करना चाहिए। आई थिंक लगभग 6-8 महीने बाद मुझे मैं जब तोसे ना लागे जब उसकी धुन बना रहा था, सबसे पहले मैंने उनको बुलाया। तो उसमें कोई रिसर्च नहीं था, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं था। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मुखड़ा गा दिया, इम्पल्सिवली गा दिया। उसके बाद मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया, लेकिन मैंने टेक्स पहले टाइम की सब रखे, क्योंकि वो जो पहला टेक आ गया था बड़ा सुंदर था और हम इतना सोचते नहीं थे। उनकी आवाज़ में कुछ अलग सी रूहानी खनक है या क्या है, खुशबू है कि वो आपको महसूस होती। मतलब उनके गाने में सुन लेता हूँ तो फिर वो गाने मुझे किसी और की आवाज़ में नहीं समझ में आते।
जो शिल्पा ने गा दिया मुझे लगता है छोड़ दो। और मैंने शिल्पा मैम से कहा भी था, मैंने कहा आप थोड़ा थोड़ा खर्च किया करो अपने आप को, आप बहुत बेशकीमती हो थोड़े थोड़े जो भी गाओ, क्योंकि आप जो गाते हो बहुत अलग एहसास करता है। मुझे लगता है वो, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बहुत सारे गाने मत गाओ, मैं आपको सुन के नहीं चाहता कि आप, मुझे आदत हो जाए आपकी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका इंतजार करूँ, वो इंतजार में जब आपको सुनता हूँ मैं, तो मैं आपको बहुत लंबा कैरी करता हूँ। तो उसे रहना आपने भी गाया कभी? नहीं परफॉर्म किया? नहीं नहीं